कि हम ये तिरंगे झंडे को कभी नहीं मानेंगे, ये मनहूस है और हिंदू इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दंगों का ये माहौल पहली बार मैं अपनी इस पूरी उम्र में देख रही हूँ। अपराध और अपराधी दोनों को तय करना कानून का काम है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, लेकिन अभी इंसान नहीं, हिंदू और मुसलमान दिखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इन दिनों पूरे देश में जिस तरह का माहौल है उसे सांप्रदायिक ही कहा जाता है। जहां देखिए वहां कहीं राम के नाम पर, कहीं नवरात्र के नाम पर, तो कहीं उन्माद के नाम पर, हर तरफ कहीं मस्जिद पर तो कहीं किसी भीड़ पर, किसी के घर पर, यानी लंपटों से लेकर सरकार तक हर कोई हमले की मुद्रा में है और वह दबा देना चाहता है, वह किसी को कुछ सिखा देना चाहता है, पता नहीं वह हासिल क्या करना चाहता है। ऐसे में इस समय चर्चा में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, जहां की लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बुलडोजर एक ऐसे परिवार और ऐसे लोगों के घरों पर चला दिया गया है जहां कोई न न्याय है, न कोई न्यायालय है, न जज है, सीधे पुलिस है और बुलडोजर है। बीच की चीजें खत्म हो गई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह की स्थितियां अगर देश में बरकरार रहेंगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले जानकारी हम भोपाल से सौमित्र राय से लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आखिरकार मध्य प्रदेश में इस तरह के माहौल को कब से देखा जा रहा था और अभी की स्थितियां क्या हैं। सौमित्र जी, सबसे पहली टिप्पणी आपकी। देखिए अजय भाई, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं, तो दिसंबर में दो बड़ी घटनाएं जो कि दंगे की स्थिति, बिल्कुल यही स्थिति जो अभी खरगोन सेंधवा में सामने आई है, ये दिसंबर में भी हुआ था। और दिसंबर में भी वही इलाके सुलगे थे जो इलाकों में अब जाकर ये दंगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं मालवा और निमाड़ की। इंदौर से करीबन 60 किलोमीटर आप अगर चले जाएं तो ये आपको हरे और भगवा झंडे दिखेंगे गांव में। मैं काफी घूमता हूं तो आप अगर मैं आपको बता सकूं, और ये जो झंडे लगने शुरू हुए हैं, ये झंडों का इतिहास जब राम जन्मभूमि का जब चंदा लिया जा रहा था, बीजेपी और उनके जो आरएसएस के जो सहयोगी संगठन थे, उनके साथ में जब ये पूरा चंदे का कार्यक्रम चल रहा था, तब गांव के गांव ये जत्थे जाते थे। और कुछ गांव ऐसे भी थे जहां आपको हरे के हरे झंडे मिलेंगे। कुछ लोग, कुछ गांव के लोग हो सकता है कि दूध का व्यापार करते हों या इस तरीके का पूरा उनका कामकाज हो, तो वहां पर जाकर जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने भी धार्मिक वर्चस्व का ठीक उसी तरीके से प्रदर्शन किया जिस तरीके से ये मंदसौर में हुआ, जिस तरीके से सेंधवा में हुआ। तो ये जो सिलसिला है ये उसी समय से चलता आ रहा है और ये जाके अब एक पॉलिटिकल शेप ले चुका है। और इस पॉलिटिकल शेप के पीछे की जो वजह है वो ये है कि सरकार, आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार काफी कमजोर है। और जिस तरीके से पिछले 6 महीने में राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक मामले जो कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत शर्मनाक थे और वो पॉलिटिकल इशू बन गए, चाहे वो गायों की मौत का मामला हो, या चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, इससे जो सत्ता है वो सत्ता की कमजोरी बहुत साफ जो है उभर के सामने आई है। और इसे ढकने के लिए या कहें कि इसे इस पर काबू पाने के लिए ये एक पॉलिटिकल, एक पूरा का पूरा एक साजिश कह सकते हैं इसको, या फिर इसको एक सुनियोजित योजना कह सकते हैं कि ये शुरू किया गया है। और जो खरगोन में हुआ और उसके बाद उसी के साथ साथ जो सेंधवा में हुआ, ये दोनों घटनाएं आपस में इसी साजिश का एक हिस्सा है। अगर हम आपकी बात को समझें तो जो आप कह रहे थे कि सरकार की अपनी असफलताएं जो कि गवर्नेंस के स्तर पर थी,
उन असफलताओं को ढकने के जरिए के तौर पर इस तरह के माहौल का इस्तेमाल किया। हम शमसूल साहब के पास आएंगे, इस बात को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वह दंगों को ऐतिहासिक रूप से भी समझते हैं और उनके माहौल और उनकी बातों को भी। सवा युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह लगातार ऐसे मसलों को देखती सुनती रहती हैं। एक मुस्लिम होने के भी नाते, महिला होने के भी नाते, जब इस तरह का माहौल है तो आपको यह क्या नया दिखता है वहां के राज्य में, मतलब मध्य प्रदेश में, वहां के शहरों में, या यह सिलसिला लंबे समय से आप देख और झेल रही? जी जी, शुक्रिया अजय जी। जैसा कि मैंने सुना था, मेरे बचपन में, मेरी पैदाइश 94 की है, तो मैंने सुना था कि 92 में एक समय भोपाल में और शायद प्रदेश और देश भर में दंगे हुए हैं। लेकिन दंगों का ये माहौल पहली बार मैं अपनी इस पूरी उम्र में देख रही हूँ। बहुत ही खौफनाक है और कहें कि डर का एक माहौल है। और मुझे जो लगता है कि जिस तरह से पहले हम इंसान देखते थे कि इंसान होते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, लेकिन अभी इंसान नहीं, हिंदू और मुसलमान दिखते हैं। इंसान दिखना जैसे बंद हो गए। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल अजीब सी स्थिति है, बहुत खराब माहौल है। और हम बहुत सामाजिक, जैसे आपने कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मतलब मेरा पूरा बचपन और अभी तक की उम्र समुदायों के बीच में, वो किसी भी कौम मजहब से आते हों, समुदाय के बच्चों, युवाओं और लोगों के बीच में काम करते हुए बीती है। लेकिन अभी और मैंने हमेशा ही सामाजिक न्याय पे विश्वास किया है। मेरा पूरा यकीन एक व्यवस्था के अंदर सामाजिक न्याय पर भरोसा है, लेकिन अभी वो भरोसा बहुत टूटता हुआ दिखता है। सभा बिल्कुल युवा है, 1994 के जन्म है। मतलब ये सॉरी, मतलब मैं ये कहूँ कि हम सोचते हैं कि जब बुलडोजर जैसा कानून आता है, एक्ट है दरअसल, ये तो एक्ट ही है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी आपाधापी में हो रहा है। प्रॉपर तरीके से एक कानून बनाया गया है और उसके तहत ही मकान तोड़ने का ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। और क्योंकि मैं बच्चों और महिलाओं के साथ ही ज्यादा काम करती हूँ, तो मेरे जहन में बार बार ख्याल आता है कि हालांकि कौन अपराधी है नहीं है ये तो कोर्ट तय करता है, जज हैं, एक पूरा न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया है हमारे देश में, उसका क्या काम है, ये सवाल बार बार जहन में आता है। और मुझे जो बहुत चिंता होती है वो ये कि मान लीजिए तथाकथित रूप से कोई अपराधी है या नहीं है, या है तो अपराधी की सजा के तौर पे जब आप घर तोड़ते हैं, ये जो बुलडोजर कानून है, इससे बच्चे जब बेघर होते हैं तो बच्चों के चाइल्ड राइट्स कहाँ हैं? औरतों के जो राइट्स का हनन हो रहा है, जो बेघर हो रही हैं, तमाम बच्चे और औरतें घर की और खाने पीने रहने की तमाम सुविधाओं से जब छूटते हैं, जब आप घर तोड़ते हैं, तो जो मानवीय अधिकार है उनको अपने ताक पे रख के कैसा कानून लाए हैं आप? इतनी ये कानून है या ये मुझे बहुत फिक्र करता है। और इसी फिक्र के साथ मुझे लगता है कि जिन जगहों पे घर टूटे हैं वहां पे बच्चों का क्या हालात है, इसलिए ही जो आप भी बोल रहे थे कि कल से मैं जाने की कोशिश करूंगी। जी मैं सभा की बात पे थोड़ा मैं सुधार करना चाहता हूं। बुलडोजर कानून नहीं है, बुलडोजर गैर कानूनी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जी मैं अब शमसूल साहब के पास ही आ रहा हूं। शमसूल साहब को आप सब सभी लोग जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से कट्टरपंथ को काफी पढ़ते हैं, बोलते हैं और सड़कों पर भी उतरते हैं। शमसूल साहब, अभी आप सभा को सुन रहे थे, बिल्कुल युवा हैं, हम सबसे भी छोटी हैं, आपसे तो बहुत ही छोटी होंगी। तो नए नजरिए से जिस तरह का खौफ वह महसूस कर पा रही हैं, नए भारत में, बदलते भारत में, सबका साथ सबका विकास के भारत में, ऐसे में
उनकी बात से, और जब सौमित्र भी बोल रहे थे उनकी बात से लगा कि मुसलमान इस व्यवस्था का एक टूल बनता जा रहा है कि जैसे ही मशीन में कहीं कोई दूसरी पेंच ढीला हुआ तो इस वाले को टाइट कर दो तो पूरी मशीनरी ठीक हो जाती है। यानी मशीनरी पर जो सवाल उठ रहे होते हैं वह सारा ध्यान उस टूल पर चला जाता है। ऐसी स्थिति में मानव समाज, जो कि एक राजनीतिक देश का समाज है, वहां इस तरह की स्थितियां क्या और बढ़ती चली जाएंगी या कहीं कहीं कुछ डिस्टरबेंस होगा, रुकेगा? बहुत शुक्रिया अजय भाई। मैं सबसे पहले सभा को ये बताना चाहता हूँ कि तुम हिम्मत मत हारो और ये एक्सप्लेन मत करो कि तुम मुसलमान हो और मुसलमान होकर भी तुम सेकुलर हो, ये सब है। ये मुझे लग रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम शमसुल इस्लाम है और मैं मुसलमान के तौर पर बातचीत में नहीं आता हूँ। मैं एक रिसर्चर के तौर पर, धार्मिक राजनीति के रिसर्चर के तौर पे और ख़ासतौर पे हिंदू राष्ट्रवाद के रिसर्चर के तौर पर आता हूँ। तो और दूसरी बात सभा, जो मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रखूंगा कि ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं हो रहा है। ये आरएसएस बीजेपी की जो सरकारें हैं जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम हिंदुओं के लिए हैं और हम जैसे 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा झंडा सारे देश में लहराया जा रहा था, इन्होंने संपादकीय लिखा ऑर्गेनाइजर अपने मुखपत्र में अंग्रेजी के कि हम ये तिरंगे झंडे को कभी नहीं मानेंगे, ये मनहूस है और हिंदू इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं। तो ये लोग रोटी, बेरोजगारी, हेल्थ, किसी मसले को हल करने में नाकाम रहे। आप ये देखेंगे कि बुलडोजर के कानून वहां पर आए जहां दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, जहां किसानों का सत्यानाश हुआ है, जहां किसान विद्रोह हुए हैं, जहां दलित औरतों के साथ उनको घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उनकी शादियों में उनको मारा जाता है, जूता पहनने पर उनको मारा जाता है, जहां पर खाद की ऐसी कमी हुई है कि फसलें खराब हो गई, जहां पानी की समस्या हो रही है। तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कोई पैदा करना पड़ेगा। और मुसलमान अगर इस देश में होते भी नहीं तो उन्होंने मुसलमान पैदा कर लेने थे, या मुसलमान किसी और नाम से पैदा करने थे कि ये दुश्मन है। दूसरी सभा और अजय भाई, सुमित्रा जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनका जो सपना है ना हिंदुत्ववादियों का, ये इन राष्ट्र विरोधी तत्वों का, कि वो हिंदू मुसलमान करा सकते हैं, वो करा नहीं सकते। चप्पे चप्पे पर हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। जैसे मेरी जहां तक खबर है कि जो मस्जिद की दुकानें गिराई गई हैं, उन दुकानों में आधे जो थे हिंदू किराएदार थे, उन दुकानों में आधे हिंदू किराएदार थे और हिंदू किराएदारों की दुकानें भी गिराई गई हैं इस कानून का सहारा लेके। मैं इन सरफिरे लोगों को ही बताना चाहता हूं, हिंदुत्ववादी शासकों को, कि मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं वहां पर जो दुकानें होती हैं, वहां इतिहास से ही मुसलमान तो कोई बिजनेस करता नहीं था, वो सारे हिंदुओं को ही दुकानें दी जाती थी। मैं इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, खड़गौन की मस्जिद की। आप फतेहपुरी जो दिल्ली की दूसरी बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद के बाद, वहां पर 50 से ज्यादा दुकानें हैं उस मस्जिद की, और उनकी एक एक की पगड़ी 50-50 करोड़ रुपए है। यानी वहां ड्राई फ्रूट्स का, दालों का, मसालों का बहुत बड़ा काम होता है। उसमें एक दुकान मुसलमान की नहीं है, एक दुकान मुसलमान की नहीं है, क्योंकि वो इस मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी यही मानती थी कि हमने हिंदू को ही देना है अगर बिजनेस लेना है और इनसे किराया वसूलना है तो इसको आप समझ लें कि ये मुसलमानों को अलग से पीट सकते हैं। ये ऐसा नहीं, असल में ये सब जो हो रहा है वो हिंदुओं के बीच में जो लड़ाई वाली शक्तियां हैं उनको धमकाने के लिए है कि देखो जो तो इनके साथ कर रहे हैं, तुम्हारा भी हाल हम वही करेंगे। तो इसको हमने बहुत गहराई से समझने की बात है। और जहां तक आरएसएस का चरित्र है, आरएसएस का चरित्र है हिंसा में विश्वास करना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और कितने दिन के बाद हिंदुत्ववादी राजनीति से जुड़े हुए फादर ऑफ द नेशन की हत्या कर देते हैं। वो किसी मुसलमान मौलवी की हत्या नहीं करते, किसी मुसलमान मुफ्ती की हत्या नहीं करते, वो किसी मुस्लिम लीग के लीडर की हत्या नहीं करते। वो किसकी हत्या करते हैं? जो एक हिंदू था और उसके खिलाफ ये आवाज लगाई जाती थी कि तुम तो बहुत हिंदू सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको मारते हैं। उसके बाद मैं आपसे ये आपको याद कराना चाहता हूं कि पिछले 7-8 साल में, 6-7-8 साल में जो 4 लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स मारे गए, उनके नाम क्या हैं? उनमें से एक मुसलमान नहीं है।
MM कालबुर्गी, पंसारे, नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश, उसके बाद ये जो तमाम टेररिस्ट के किस मुकदमे हैं, उनमें आप ये जामिया और JNU वाला छोड़ दें, तो उसके बाद सारे के सारे जो गिरफ्तार हैं 17-18 सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं। तो मुझे लगता है कि हमने इस बात को समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो पत्थर फेंकने की बात है, RSS माहिर है षड्यंत्र करने में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब वो अध्यक्ष नहीं बने थे हमारे गणतंत्र के, उन्होंने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी, आपने वो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए आपने। उन्होंने लिखा कि RSS वाले मुसलमानी ड्रेस पहनकर, मुसलमानी हाव भाव बनाकर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, और उसका नतीजा आप समझते हैं क्या होता है कि हिंदू भड़क कर वापिस आते हैं। आप ये क्या गारंटी है कि पत्थर जो है मस्जिद से ही आए थे? ये क्या गारंटी है कि उसको फेंकने वाले कोई पागल मुसलमान ही थे? ये हिंदुत्व के कोई कैडर नहीं थे? इसकी क्या गारंटी है? आपने कोई कमीशन बिठाया? आपने कुछ किया? और ये जो बुलडोजर है, बुलडोजर जो है किसका प्रतीक है? ये नाजिज्म का प्रतीक है, ये हिटलर का प्रतीक है, ये प्रतीक है पाकिस्तान का जो वो पागल डिक्टेटर था जिया, जिसने सारे प्रगतिशील जो पाकिस्तान में लाइब्रेरीज थी, जो उनके सेंटर्स थे, जो उनके कॉलेजेस थे, बंगाल के अंदर जो लोग लड़ रहे थे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान की भाषा लैंग्वेज के खिलाफ बंगाली को बचाने के, उनको बुलडोज कराया था। ये इतिहास में किस जगह जाएंगे इसको आप समझ लीजिए। और भारत का संविधान आप एक तरफ रख देते हैं, भारत के संविधान को आप एक तरफ रख देते हैं, और मुझे तो अफसोस हो रहा है भारत की जुडिशरी पर। कुछ अपवादों को छोड़ दें, माफ कीजिए, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जुडिशरी ने भारत की डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक पर जो हमला हो रहा है उसको बचाने में एक्टिव रोल अदा नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि ये मोदी साहब को बहुत पैसा बचाने का लग रहा है, और अपनी जो पूंजी कमाई हुई है इस देश की सैकड़ों सालों से उसको बेचने में लग रहे हैं। वो इसको जुडिशरी को भी मोनेटाइज कर दें, इसको बंद करके, और अपना पैसा लगा दें कि हम आपसे इतना पैसा वसूल करेंगे, तो ये भी हाथ के हाथ वो उसको कर लें। शमसुल साहब, आपने बड़ी विस्तार से बताया। अब चलते हैं जरा सौमित्र जी से। जो एक कंफ्यूजन पैदा हुआ, आपने भी बुलडोजर, थोड़ा इसको समझते हैं कि कैसे सभा इसको बुलडोजर कानून कह रही थी। यह अकेले नहीं कह रही थी। हम उत्तर प्रदेश के जब चुनाव में घूम रहे थे, और जब बीजेपी के समर्थक युवा थे या नौजवान थे, वो हमको बताते थे कि बाबा आएंगे तो बुलडोजर लाएंगे और बुलडोजर कानून बनेगा। यानी जो अपराधी है उस पर कानून का बुलडोजर चलेगा। चलिए हम इससे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए ठीक है। लेकिन कानून बनेगा यानी कानून अदालतों के जरिए में होता है, उसका इस्तेमाल अदालतें करती हैं। जो खरगोन में हुआ है उसमें अदालत नहीं, उसमें सीधा पुलिस है। मैं SSP का बयान सुन रहा था, या SP थे, वो कह रहे थे, वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता बोलता है या VHP का, कि सभी पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को दंडित किया जाएगा और सभी आरोपियों को के घरों को बुलडोज कर दिया जाए। मैं समझना चाहता हूं आपसे सौमित्र की ये स्थिति मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कैसे बन गई और यह मानसिकता स्वीकार्य कैसे हुई? देखिए अजय जी, अपराध और अपराधी दोनों को तय करना कानून का काम है, लेकिन अगर सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों अगर ये तय कर ले कि आरोप साबित होने के, आरोप लगने के, या जो आरोपी है वो 24 घंटे के भीतर अपराधी बन जाएगा और उसका मकान ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसकी दुकान ध्वस्त कर दी जाएगी, तो ये कानून का सरासर उल्लंघन है। और पहली बात, ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, चाहे वो यूपी की बात करें या चाहे आप MP की बात करें। बाबा जी बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने अपराधियों पर बुलडोजर चढ़ा दिया, लेकिन ये तय कैसे हुआ कि वो अपराधी हैं? क्या सरकार ये तय करेगी? दूसरी बात, जो आप खरगोन की अगर हम बात करें तो वहां पर
जो 45 से ज्यादा कुछ मकाने दुकानें जो वहां पर गिराई गई, उसमें मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, कुछ मकान ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत थे। और अगर प्रशासन, चाहे आप उस एसएसपी की बात करें या डीएम की बात करें, या मैं कल जो गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं उन्होंने जो बयान दिया है उसकी बात करूं, क्या आप खुद बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का घर अवैध होता है? अगर अवैध होता है तो ये इस देश का एक और घोटाला है। दूसरी बात, नोटिस देना चाहिए। नियम कानून ये कहता है कि अगर किसी भी मकान को, चाहे वो अवैध भी क्यों ना हो, अगर आप उसको ढहाना है तो आप उन्हें पहले नोटिस दीजिए। जब तक वो सुनवाई नहीं होगी, जो पीड़ित पक्ष है उसको जब तक सुना नहीं जाएगा, तो ये नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। और ये काम सरकार ने किया है। मैं आपको बता दूं कि खरगोन में एक मुस्लिम की दुकान है, दवा की दुकान है, उसको पता नहीं था कि बुलडोजर उस पे भी चलेगा, लेकिन बुलडोजर चला और उस दुकानदार को वहां पर जो स्टॉक रखा हुआ था, जरूरी जीवन देने वाली दवाइयां रखी हुई थी, उसको निकालने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो ये जो निर्दयता है, ये निर्दयता एक डर पैदा करवाती है। और कल खुद ये जो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि अगर पत्थर चलेंगे तो हम उन मकानों को पत्थरों का ढेर बना देंगे। तो ये जो सरकारी आतंक है, सरकारी जो डर है, वो डर यही कहता है। और जो बार बार, चाहे वो बीजेपी के सांसद हों, चाहे विधायक हों कर्नाटक के, या फिर कोई नेता हो, या सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स हैं बीजेपी आईटी सेल के, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर आपको डर लगता है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पाकिस्तान चले जाइए या फिर हिंदू बन जाइए। तो ये एक कंटिन्यूअस एक मैसेज, बहुत साजिश के तहत इसको फैलाया जा रहा है, ताकि जो देश में जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन बहुत मतलब बहुत व्यापक हो सके। और इसका आप खुद जानते हैं कि इसका सियासी फायदा जो है वो किसको मिलने वाला है। ठीक बात है। सभा जो बात कह रहे हैं सौमित्र राय की, विस्तार से आपने सुना। ये बताइए कि समाज में क्या स्थिति है जब आप समाज में घूम रही हैं? एक बात और मैं आपको, अजय जी, एक बात मैं और आपको बता दूं, जो शमसुल जी ने भी कहा, कल से एक मैसेज चल रहा है कि 16 अप्रैल को भोपाल में कुछ जगहों पर एक जो है भगवा झंडा फहराया जाएगा, और इसमें बाकायदा नाम लेकर बोला जा रहा है कि इस्लामिक जिहादियों पर फैलाया जाएगा। अच्छा। जो शमसुल जी कह रहे थे, और सभा चूंकि ये पुराने शहर में रहती हैं, वो जानती हैं कि जो ताजुल मसाजिद है भोपाल की, उसमें करीबन 1700 जो दुकानें हैं, वो दुकानें हिंदुओं और जैनों की है। जो शमसुल जी कह रहे थे वो मुसलमानों की नहीं है, हिंदू और जैनों की वो दुकानें हैं, और उसको मुसलमानों ने किराए पर दिया हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो लोग हैं, जो इस तरीके की फिरका परस्ती फैला रहे हैं, जो पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, वो किसका नुकसान कर रहे हैं? बेसिकली वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो शमसुल साहब बड़े विस्तार से, चूंकि मध्य प्रदेश के जानकार हैं सौमित्र, और जानते हैं, उसी शहर में लंबे समय से रहते हैं, पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एक बात समझने की है कि मैं वो जो आपसे कह रहा था, थोड़ा उसको और विस्तार से समझाइएगा। ये जो टूल की तरह इस्तेमाल है, दो बातें आपने कही थी अपनी बात में, कि यह सिर्फ मुस्लिमों पर हमला नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं पर ज्यादा बड़ा हमला है जो इस देश में चैन और अमन चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सिलसिला थमेगा कैसे, इसका विज्ञान क्या है, इसकी कोई तैयारी क्या हो सकती है, थोड़ा इस पर भी बात रखें। मुझसे चाहते? हाँ, अच्छा, हाँ, देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए, ये लड़ाई उन राष्ट्र विरोधी तत्वों की है जो इत्तेफाक से सत्ता में हैं, जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं इस देश के अंदर, सारे देश के में,
उनके रहते किसी चीन पाकिस्तान दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ जो किया था उसका नतीजा आपने भुगता के वोट उठाई। तो ये मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, इनके रहते वो देश के कोने कोने को तबाही मचा देंगे। बात यह है कि इसमें नौकरशाही जिसका बड़ा जबरदस्त रोल रहा है इस देश को प्रजातांत्रिक और सेकुलर रखने में, उसमें एक सेक्शन पैदा हो गया है जो हिंदुत्ववादी है। और मैं उनसे हमेशा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आपने हिंदुत्व की सेवा करनी है तो नौकरी छोड़िए और आरएसएस की शाखा में जाइए, विश्व हिंदू परिषद की शाखा में जाइए और जाकर अपना खुला काम करिए। यहाँ कुछ ईमानदार लोगों को आने दीजिए, यहाँ उन लोगों को आने दीजिए तो देश के डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। अगर वो हो रहा होता तो वहां का जो भी कमिश्नर है या ये आप अपने होम मिनिस्टर को तो छोड़िए, वो तो शाखा से आते हैं, चीफ मिनिस्टर को छोड़िए, उन्होंने तो शाखा में उन्होंने जो वो सब सीखा है जो बाकी सब भी सीखते हैं। इनको ये पूछना चाहिए कि भाई ये जो बंदा था कपिल मिश्रा, ये क्या कर रहा था उस दिन वहां पर। कपिल मिश्रा उस दिन खारगोन में था और उन्होंने वहां से जो ट्वीट किया, मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ना मूसा ना बुरहान, बस जय श्री राम। हमारी रामनवमी यात्रा खरगोन मध्य प्रदेश में शुरू। ये इसके हिसाब से ये शुरू कराने वालों में से हैं। और ये कौन आदमी है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे इनको हाई कोर्ट के एक जज की सर्टिफिकेट मिल गया है कि उन्होंने हंसते हुए ये कहा था, तो उस पर तो हम जाएंगे नहीं जुडिशरी पर, क्योंकि हंसते हुए आप रेप कर दीजिए, हंसते हुए आप कत्ल कर दीजिए, हंसते हुए आप किसी की पॉकेट मार दीजिए, तो अभी तो एक हाई कोर्ट के जस्टिस के हिसाब से वो बढ़िया माना जाएगा। तो ये देश इसको नहीं मानेगा, इस सबको नहीं मानेगा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि जो हमारी लड़ाई हमको जितवाएगी भी, ये मालवा का इलाका है ना जहां ये सब हो रहा है, मालवा का इलाका है। मालवे के इलाके की मैं आपको 17 दिसंबर 1858 की एक घटना बताना चाह रहा हूं, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की। रनौड़ एक जगह है इसके मालवा में। रनौड़ में 20,000 से ज्यादा इनकलाबी सेना, जिसके नायक थे तात्या टोपे, राव साहब, फिरोज शाह और मौलवी फजलुल हक, ये जबरदस्त लड़ाइयां जीत रहे थे अंग्रेजों से। और उनके दलाल रतलाम का, रीवा का, इंदौर के जो हिंदू राजे थे उनके खिलाफ पीछे से हमला किया गया। और पीछे जो हिफाजत कर रहे थे वो मौलवी फजलुल हक की सेना हिफाजत कर रही थी, उनके कमान में जो टुकड़ी थी। क्या हिंदुत्ववादी लोग जानते हैं इस बात को कि मौलवी फजलुल हक के जो उनके अपने पर्सनल 780 हिंदू मुसलमान सिख सिपाही थे वो पीछे चट्टान बन गए, और जो 20,000 इनकलाबी सेना थी तात्या टोपे और राव साहब के नेतृत्व में, उनको निकल जाने दिया और ये वहां शहीद हो गए। जाइए और अंग्रेजों का गजट पढ़िए, जाइए 1858 का मालवा का गजट पढ़िए, आपको ये सब पता लगेगा। आप जहां के चप्पे चप्पे पर हिंदू मुसलमान सिखों ने खून बहाया है, वो क्योंकि आपकी राजनीति हिंदुत्ववादी राजनीति का काट है, तो आप उसके खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग उसको भूलें। लोग नहीं भूलेंगे, साजी शहादत की दास्तानें लोग नहीं भूलेंगे। और सच्ची बात यह है कि आपने इस देश को तोड़ने का तय किया है हिंदू मुसलमान करके, इसको इस देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बहुत गुंडागर्दी कर सकते हैं, आप गुंडाई को कानून का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये देश उसको मानेगा नहीं। ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक उल्ला खान का देश है, ये गदरी बाबू का देश है, ये चोरी चोरा के शहीदों का देश है, जिसमें 19 शहीद हुए, 7 मुसलमान थे, 12 हिंदू थे। ये जलियांवाला बाग, आज जलियांवाला बाग की 103वीं शहादत दिवस है। मैं इनको बताना चाहता हूं, इनको जो पावर के अंदर मदहोश हैं और इस देश को खत्म करना चाहते हैं, कि आज शाम को 392 लोग अंग्रेजों के हिसाब से शहीद हुए, 220 हिंदू, 92 सिख, 72 मुसलमान आज शहीद हुए थे। ये अंग्रेजों ने कहा, हालांकि 1000 से ज्यादा मारे गए थे। तो ये तुम क्या करोगे? तुम क्या कर सकते हो? अंग्रेजों से ज्यादा तुम कुछ कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पैसा बनाना है, आपको पैसा बनाना है और आप वो कर रहे हैं। ये जो है,
आपने सुना है ना, कर्नाटका का एक बहुत गर्म दिमाग का हिंदुत्ववादी मंत्री है, यशेश्वर या कुछ उनका नाम है, आप जानते हैं वो पैसा मांग रहे थे और एक हिंदू वीएचपी के लीडर ने आत्महत्या की है। खबर पड़ी है ना? ईश्वरप्पा, उनका नाम है ईश्वरप्पा। यस, ईश्वरप्पा। वो सबसे ज्यादा वहां की कर्नाटक की असेंबली में हिंदुत्ववादी मुसलमानों को बाहर करो, कुछ इस तरह की बातें वो करते थे। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। वीएचपी का लीडर, एबीपी का पुराना लीडर, बीजेपी का लीडर, उसने उसके घर बाहर आकर अपनी जान दी है। और उसके बाद मैं आपको यूपी का बताना चाहता हूं। यूपी में एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक बेचारे कर्मचारी थे, उनका ट्रांसफर रुकवाने के लिए उनसे एक जूनियर इंजीनियर जो मुसलमान नहीं था, सिख नहीं था, ईसाई नहीं था, उसने कहा कि अपनी बीवी को लाओ तो तुमको, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया। उनका मरने से पहले उनका वीडियो है। उन्होंने कहा कि ये मुझे कहता था कि मेरी बीवी को लाओ। तो इस तरह के देश में गुंडे किसी भी धर्म के हो सकते हैं, गुंडे और मार खाने वाले किसी भी धर्म के हो सकते हैं। अगर आज आपने मुसलमान नाम के राजाओं ने कुछ गुंडागर्दी की थी और बहुत बुरा किया था, बहुत बुरा किया उन्होंने, राजा बुरे ही होते हैं आमतौर पर, तो भाई ऐसा करो ना कि एक हिसाब लगा लो, हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, 5000 साल पुराने में पहले आप रावण का क्या धर्म था, क्या जाति थी, उससे बदला ले लो, फिर उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण करने वालों से बदला ले लो, जिस दिन शमसुल इस्लाम का नंबर आए उसको भी लगा देना। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता आप कहीं से भी चुनकर शुरू कर दोगे। तो हम, ये देश भगत सिंह का, अशफाकुल्लाह का, गांधी जी का, भगत सिंह का है, इसको कोई ऐसे मार नहीं सकता है। आप गुंडागर्दी करके और दादागिरी करके आतंक मचा सकते हैं, पर आतंक नेवर विंस, और हिंदुत्व आतंकवाद कभी नहीं जीतेगा। जनज्वार, जनता की मीडिया।